जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 12 की केमिस्ट्री की जो सीरीज शुरू की है, उसमें हम लोग पहले चैप्टर जो आपका विलेन है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ कल के लेक्चर में हमने प्राप्त किया था। उसमें हम लोगों ने जाना कि विलेन क्या होता है और विलेन के जो दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, विलेय और विलायक, वो क्या होते हैं। और उसके बाद में हमने जाना कि जो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद होते हैं, उसमें हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता और मोलरता के बारे में जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम लोग इसी श्रृंखला में बातचीत करेंगे नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मलिटी और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होती है? इसकी डेफिनेशन होती है स्थिर ताप पर किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका एक विलयन है, 1 लीटर का विलयन है जिसका टेम्परेचर स्थिर है, तो उसमें विलेय के जितने ग्राम तुल्यांक आप घोलेंगे वो आपकी कहलाएगी नॉर्मलता। फिर इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है नॉर्मलता कैपिटल एन इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। यानी इसे निकालने के लिए जो विलेय के ग्राम तुल्यांक है वो आपको निकालना पड़ेगा और आपका जो विलयन का आयतन है वो हमेशा लीटर में होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया जाता है तो उसको हम 1000 से भाग करके उसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो अब हम लोग नॉर्मलता से संबंधित एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जिससे जो आपका ये नॉर्मलता का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है 0.63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 100 ml जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो आपका ये विलेय है, विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम कहते हैं विलेय। तो विलेय आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। तो सबसे पहले हम विलेय की मात्रा लिखेंगे और उसके बाद में जो आपका विलेय ऑक्जेलिक अम्ल है उसका अणुसूत्र उतारेंगे, उसका अणुसूत्र नोट करेंगे और उसके अणुसूत्र को परमाणु के जो भार हैं उस अणुसूत्र की सहायता से आप परमाणु भारों को जोड़ करके उसका अणुभार निकाल सकते हैं। यानी अणुसूत्र से आप क्या निकालेंगे? अणुभार निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे विलेय की मात्रा नोट करेंगे। तो विलेय की मात्रा ये दी गई है, ये दी गई है 0.63 ग्राम। फिर जो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार निकालने के लिए आप सबसे पहले विलेय का अणुसूत्र लिखेंगे। तो विलेय का अणुसूत्र होता है, विलेय आपका ऑक्जेलिक अम्ल है तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है COOH का होल ट्वाइस और इनटू 2H2O। तो अणुभार निकालने के लिए आप एक बात जरूर ये याद रखिएगा कि अणुभार का मतलब होता है कि उस अणु का निर्माण जिन परमाणुओं के संयोग से हुआ है, आप उन अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भारों को लिखेंगे और उनको आपस में जोड़ देंगे और इस तरीके से आपका वो पूरा अणुभार निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपकी अलग अलग परमाणु यानी अणुसूत्र की सहायता से आपको अब परमाणु नजर आने लगे। यानी अब यहाँ पे जो आपका कार्बन है, इस कार्बन का परमाणु भार होता है 12। फिर जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, लेकिन यहाँ पे आपके 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 का गुणा किससे करना है? 16 का गुणा कर देना है 2 से। और फिर इसका जो एक हाइड्रोजन है तो प्लस लगाएंगे, एक हाइड्रोजन का होता है 1 तो प्लस में हम कर देंगे 1 और इसका क्या लगा हुआ है? होल ट्वाइस लगा हुआ है। फिर उसके बाद में हम इधर आते हैं तो हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं अणुभार और अणुभार में सभी परमाणु भारों को जोड़ना है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे डॉट लगा है, इनटू लगा है तो सर यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं। तो प्लस करने का मतलब ये है कि आप अलग अलग परमाणु भारों को जोड़ रहे हैं क्योंकि हमको अणुभार निकालना है। हमको इसके फार्मूले का जो ये इनटू लगा हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, हमको अणुभार निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 यानी 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन और तो 2 का गुणा किससे कर देंगे? 16 से कर देंगे, 16 से कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूना 32 प्लस 1 का होल ट्वाइस प्लस 4 एकम 4 प्लस 16 दूना 32। अब देखेंगे 32 में 1 जोड़ेंगे 33 और 33 में 12 जोड़ेंगे तो आता है 45
और 45 का होल ट्वाइस जो ये लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 45 को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर प्लस लगाएंगे, 32 में 4 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 36, 36। अब ये हो जाएगा 45 दूना 90 प्लस 36, तो ये आपका आ जाएगा 126। यानी 90 में अगर हम 36 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे कि विलेय का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला होता है कि अणुभार, यानी विलेय का जो अणुभार होता है उसके बटे में जो आपका अगर अम्ल दिया गया है तो अम्ल की होती क्षारकता, अगर आपका क्षार दिया गया तो क्षार की होती अम्लता। अब ये अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता क्या होती है, तो अगर किसी भी अम्ल में जितने उसमें विस्थापनीय H+ आयन होते हैं उसे हम कहते हैं उस अम्ल की क्षारकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि जो HCl है इसमें आपको एक H+ आयन मिलेगा, यानी इसकी क्षारकता का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब आप H2SO4 करते हैं तो इसमें आपको कितने विस्थापनीय H+ आयन मिलेंगे, तो इसमें आपको 2 विस्थापनीय H+ आयन मिल जाएंगे, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। सेम यही कंडीशन आपकी अम्लता पे भी लागू होती है। कोई क्षार है, जैसे मान लिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कितने विस्थापनीय OH- हैं, तो इसमें एक विस्थापनीय OH- है, तो इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि अगर आप MgOH का होल ट्वाइस ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो इसमें विस्थापनीय OH- आयनों की संख्या कितनी हो गई, 2, यानी इसकी अम्लता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी अम्ल की क्षारकता और किसी भी क्षार की अम्लता का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फिर अपने क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या है, हम लोग तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। तो तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला क्या होता है, अणुभार अपॉन में अम्लता या क्षारकता। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपके अम्ल दिया गया है कि क्षार दिया गया है। तो ऑक्जेलिक अम्ल है, तो ऑक्जेलिक अम्ल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्ल की क्या होती है, क्षारकता। अम्ल की क्या होती है, क्षारकता। ऑब्लिक में हम अम्लता भी किए दे रहे हैं कि अगर आपके किसी दूसरे क्वेश्चन में अम्ल के बजाय पे आपका क्षार दिया रहे तो आप अपॉन में अम्लता कर सकते हैं। तो अणुभार कितना निकला, ये निकला 126। और क्षारकता कितनी है, तो ऑक्जेलिक अम्ल में जो आपका देखो कितने OH हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल में OH होल ट्वाइस मतलब 2 है। OH कितने हैं विस्थापनीय, तो 2 OH विस्थापनीय है, यानी ऑक्जेलिक अम्ल की क्षारकता का मान कितना होगा, तो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो उसको हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 63। कितना आएगा, 63 आएगा। अब ये क्या निकल आया, ये निकल आया तुल्यांकी भार। अब हम निकालेंगे विलेय का ग्राम तुल्यांक। क्या निकालेंगे, विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक। तो विलेय का ग्राम तुल्यांक बराबर होता है कि जो आपका विलेय की भार दिया गया है, विलेय की मात्रा दी गई है, विलेय का भार या विलेय की मात्रा, और जो आपने तुल्यांकी भार निकाला है उसको हम अपॉन में कर देते हैं। उसका जो अनुपात होता है विलेय का भार और तुल्यांकी भार का, वो आपका कहलाता है विलेय का ग्राम तुल्यांक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तुल्यांकी भार। तो विलेय का भार कितना है, तो विलेय का भार ये दिया गया है 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम। तुल्यांकी भार कितना निकला है, ये निकला है 63। अब 2 संख्या बाद में दशमलव लगा हुआ है, अंश में 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है, तो हम पहले नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे और इस दशमलव को कैंसिल कर देंगे। अब ये 63 1 जा 63, 63 1 जा 63, और इसके जो डबल जीरो हैं वो ऐसे आप इसको नोट कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा 1/100, और यानी कि अब जो आपका 100 है इससे आपको 1 को डिवाइड करना है। तो साइड में मैं छोटा सा इसको करके दिखाई दे रहा हूं, 0 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, अब भी 100 बढ़ा, 10 छोटा, फिर आप एक 0 बढ़ाओगे, अब ये हो जाएगा 100 के बराबर। तो 100 1 जा 100, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी जो आपका विलेय का ग्राम तुल्यांक है वो कितना आएगा, 0.01। विलेय का ग्राम तुल्यांक कितना आएगा, 0.01। तो अब हम लोग आते हैं इसके आगे की बातचीत में। तो अब हमको विलेय का जो ग्राम तुल्यांक है वो भी पता चल गया,
अब हम लोग आते हैं नॉर्मलता पे। तो नॉर्मलता को निकालने का फार्मूला होता है, ये सभी को याद होना चाहिए क्योंकि आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। तो नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक या विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? तो आयतन लीटर में होना चाहिए। अब विलेय का ग्राम तुल्यांक आपने कितना निकाला है? ये निकाला है 0.01। कितना निकाला है? 0.01। और जो विलयन का आयतन है वो कितना दिया गया? वो दिया गया 100 ml। और ml को हमने बताया था कि ml को आप लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो ये जो आपका 1000 है ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो 0.01 इंटू 1000 अपॉन 100। अब देखेंगे यहाँ पे दो संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है तो आप नीचे 2 उतार सकते हैं और ये दशमलव कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 3 जीरो से आपका ये 3 जीरो कट जाएगा। अब किसी भी संख्या के सामने अगर जीरो लगा हुआ होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि ये 1 है और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 ही हो जाएगा, यानी इसे आप लिख सकते हैं 1/10। और जो 1/10 है इसका मतलब है कि आप 10 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो जाएगा और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जो नॉर्मलता n निकलेगा वो निकलेगा 0.1 नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल नॉर्मलता का मात्रक होता है। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मलता निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप विलेय के ग्राम तुल्यांक निकालते हैं, उसके बाद में जो विलयन का आयतन ml में दिया रहता है उसको आप लीटर में चेंज करते हैं और उसको आप इस फार्मूले में पुटअप करते हैं और उसको सॉल्व करके पूरा मान उसका निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले एक अगले पद के बारे में, और वो अगला पद कौन सा है? उसे कहते हैं हम लोग फार्मलता। फार्मलता की इंग्लिश होती है फॉर्मेलिटी। जैसे नॉर्मलता को n से और जो आपका मूलरता है उसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, वैसे आपका जो फार्मलता होता है इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो फार्मलता क्या होता है? स्थिर ताप पर 1 लीटर विलयन में घुलित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को फार्मलता कहते हैं। यानी अगर आपके विलयन का टेम्परेचर स्थिर है तो उसके 1 लीटर में जितने विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान घुले रहेंगे उसे हम उस विलयन की फार्मलता कहते हैं। जो आपका विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है ये एक प्रायोगिक मान है, इसे हम प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है? फार्मलता कैपिटल F इक्वल टू विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में। यानी फार्मलता को निकालने के लिए सबसे पहले आप विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को निकालेंगे और उसके बाद में अगर विलयन का आयतन आपका मिलीलीटर में है तो आप उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में चेंज कर लेंगे और इस फार्मूले की सहायता से आप फार्मलता का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं फार्मलता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल से, जिससे जो आपका ये फार्मलता का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को 500 ml विलयन में घोला गया, विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो फार्मलता को निकालने का फार्मूला होता है उसे हम नोट करेंगे। तो फार्मलता यानी इसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। फार्मलता कैपिटल F बराबर होता है विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? वो लीटर में होना चाहिए। तो जो विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान है यह एक प्रायोगिक मान है, इसको प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग न्यूमेरिकल करने के लिए इसको जैसे विलेय का मोल निकाला जाता है उस बेस पे इसको निकाल सकते हैं। तो विलेय का मोल किस तरीके से निकाला जाता था? तो ये निकाला जाता था विलेय का भार, और विलेय का भार कितना दिया गया है? तो विलेय का भार दिया गया है 5.85। विलेय का अणुभार कितना दिया गया है? तो विलेय क्या है? विलेय है NaCl
और NaCl का हमको निकालना है अणुभार। क्या निकालना है? अणुभार। तो Na का अणुभार निकालने का मतलब अभी हमने बताया कि अणुभार में जितने अणु जो है जिस जिन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन परमाणु भारों को जोड़ देते हैं और आपका वो अणुभार निकल आता है। तो Na का जो परमाणु भार है वो आपका 23 होता है, Cl का होता है 35.5 और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 58.5। कितना आ जाएगा? 58.5। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 58.5। अब उसके बाद में बातचीत करेंगे कि विलयन का आयतन कितना है। तो विलयन का आयतन 500 ml है, यानी ये मिलीलीटर में दिया गया है। तो हमने बताया कि मिलीलीटर को जब भी लीटर में आप चेंज करेंगे तो 1000 से आप उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आप अपान में क्या कर देंगे? 1000। अब देखेंगे कि ये 5.85 है, यानी कि दो संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है और उसके अपान में जो संख्या है उसके एक अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है। तो अगर हम नीचे वाली संख्या में एक 0 बढ़ा दें तब 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी हो जाएगा और दशमलव से आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 585 एक कम 585 यानी ये 0 बचेगा तो 1/10 हो जाएगा, यानी कट जाएगी संख्याएं। और इसे हम काट सकते हैं कि 500 से आपका 1000 कट जाएगा, 1/2 आएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा वो नोट कर लेंगे, 1/10 और 1/2। 2 आपका कहाँ जाएगा? 2 आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 × 1 अपान 10 × 1। अब 2 से आपका 10 कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 पंची 10, यानी ये आ गया 1/5। 1/5 का मतलब है कि आप जो नीचे वाली संख्या होती है, जो हर की संख्या होती है, उससे अंश को भाग दिया जाता है, यानी 5 से आपको 1 को भाग देना है। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो गया, 5 दूना 10, यानी आपका ये कट जाएगा। तो फार्मलता कितना आ जाएगा? फार्मलता आ जाएगा 0.2 फार्मल। अब ये फार्मल क्या है? फार्मलता का मात्रक होता है, जैसे नॉर्मलता का मात्रक नॉर्मल होता है, फार्मलता का मात्रक फार्मल हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं मोल प्रभाज की। तो जो आपका ये मोल प्रभाज है, ये विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का ये अंतिम पद है। इस मोल प्रभाज का दूसरा नाम मोल अंश भी होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। सामान्य सी भाषा में अगर हम ये समझें कि जो मोल प्रभाज होता है किसी विलयन का या किसी घटक का, तो उसमें क्या होता है कि उस घटक के मोलों की संख्या को हम अंश में रखते हैं और जो उस विलयन में जितने भी घटक हैं सभी घटकों का मोल निकाल करके उसको अपान में हर में रखते हैं। फिर सॉल्व करने पर जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं मोल प्रभाज। तो जो आपका मोल प्रभाज है इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें मानते हैं कि माना एक विलयन है और उसमें 2 घटक हैं A और B, और उसमें से जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों को आप अंश में रखते हैं और अपान में बटे में क्या रखते हैं? विलयन के सभी मोलों की संख्या। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना किसी विलयन में 2 घटक A तथा B हैं। इनके मोलों की संख्या क्रमशः Na तथा Nb है। इस प्रकार पहले घटक या आप यहाँ पे Na Nb है उसके बाद में लिख सकते हैं यदि इनका मोल प्रभाज Xa तथा Xb हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यदि इनका मोल प्रभाज Xa, उसे कहते नहीं है, उसे काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। यदि उसका मोल प्रभाज काई A तथा काई B हो तो काई A इक्वल टू
जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल को अंश में रखते हैं अपॉन में Na प्लस Nb, यानी कि दो घटक हैं और दोनों घटकों के मोल क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb। ये आपका निकल आएगा पहले घटक का मोल प्रभाज। इसी प्रकार जो आपका दूसरा घटक है, इसी प्रकार Kb इक्वल टू, अब यहाँ अंश में क्या हो जाएगा Nb, यानी जिस घटक का आप निकालेंगे मोल प्रभाज उसके घटक को आप हमेशा अंश में रखेंगे और अपान में दोनों का सेम रहेगा, यानी जितने भी घटक होंगे उनके मोलों को जोड़ देंगे, जितने भी घटक होंगे उनके मोलों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरीके से आपका एक्स भी निकल आया। इसी तरीके से मान लिया कि किसी विलयन में 3 घटक हैं तो पहले घटक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, यानी एक्स से क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। उसी तरीके से Nb यानी Xb क्या हो जाएगा, दूसरे घटक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। यानी तीनों स्थितियों में क्या रहेगा कि जो आपका हर है यानी विलयन के कुल मोलों की संख्या है वो सब में Na प्लस Nb प्लस Nc होगा और अंश जो है वो चेंज होता रहेगा कि आप पहले Na का निकाल रहे हैं तो Na को आप रखेंगे, अगर आप Xa को निकाल रहे हैं तो Na रखेंगे, अगर आप Xb को निकाल रहे हैं तो आप Kb को निकाल रहे हैं तो आप Nb को रखेंगे, अगर आप Kc को निकाल रहे हैं तो आप Nc को रखेंगे। यानी ये x बार बार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये x जैसा नजर आता है लेकिन ये x होता नहीं है। इसे समझने के लिए, इसे शॉर्ट में कहने के लिए हम इसे x कह सकते हैं, लेकिन ये होता क्या है, ये होता काई है। ये क्या होता है, ये काई होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं मूल प्रभाज से संबंधित एक न्यूमेरिकल की, जिससे जो आपका मूल प्रभाज का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 46 ग्राम एथेनॉल को 90 ग्राम जल में घोला गया, एथेनॉल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसमें दो घटक दिए गए हैं, एक को हम मान सकते हैं एथेनॉल और दूसरे को मान सकते हैं जल। तो लिखेंगे माना घटक ए बराबर एथेनॉल तथा घटक बी बराबर जल। सबसे पहले घटक ए के मोल, घटक ए के मोल जो आपका Na निकलेगा, Na किससे माने हो आपने, ए किससे माना एथेनॉल, तो Na में क्या हो जाएगा, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो एथेनॉल का भार, एथेनॉल का भार बटे एथेनॉल का अणुभार, एथेनॉल का अणुभार। एथेनॉल का भार कितना है, यह है 46 ग्राम। एथेनॉल का अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले एथेनॉल का अणुसूत्र लिखेंगे C2H5OH, और अणुसूत्र से जब हमको परमाणु भार अणुभार निकालना होता है किसी भी यौगिक का, तो जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी परमाणु भारों का योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, एक कार्बन का 12 होता है, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कर देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 दूना 24 हो जाएगा, 1 बचे 5 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, 17 5 22, 22 में 24 जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 46, यानी अणुभार भी कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो जो पहला मोल है, पहले घटक का मोल है वो कितना निकलेगा, 1 मोल निकलेगा। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे घटक बी के मोल, यानी Nb बराबर, तो घटक बी क्या है, जल है, तो जल का भार बटे जल का अणुभार, जल का अणुभार। तो Nb बराबर जल का भार, जल का भार कितना दिया गया 90 ग्राम है। जल का अणुभार निकालने के लिए जल का सूत्र लिखेंगे और जितने भी परमाणु हैं जल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके परमाणु भारों को जोड़ देंगे। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 यानी 16 2 18 हो जाएगा, 18 लिखेंगे, 18 पंचे 90, यानी Nb कितना निकलेगा 5 मोल निकल आएगा। अब हम लोगों को निकालना है काई ए, यानी पहले घटक का मोल प्रभाज। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, यानी पहले घटक का मोल प्रभाज, तो पहले घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो दो ही घटक हैं इसमें A और B, तो विलयन के कुल मोल में Na और Nb हो जाएगा।
तो काई ए इक्वल टू Na का मान निकला है 1/1 + 5, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी 6 से अब आपको 1 को भाग करना है, तो 0.10 हो जाएगा। 6 एकम 6, 4 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे, 6 छक्का 36, यानी ये अब ऐसे 6 6 करके ये चलता चला जाएगा। यानी जो आपका XA निकला है वो कितना निकलेगा, तो XA निकलेगा 0.16। अब जो मोल प्रभाज होता है, आप 166 कर सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं दशमलव के 3 अंकों तक। जो मोल प्रभाज होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये मोलों का अनुपात होता है। फिर इसके बाद में अब हमको XB निकालना है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मोल प्रभाज से संबंधित याद करना पड़ेगा कि मोल प्रभाज अगर किसी भी विलयन का है तो उस विलयन में जितने भी घटक होते हैं सबके घटकों का मोल प्रभाज 1 होता है। यानी विलयन में जितने भी घटक होते हैं सभी के घटकों का जो मोल प्रभाज होता है सबका योग 1 आता है। यानी अगर हम यहाँ पे कहें कि XA मतलब काई A, इसे X नहीं बोलते, इसे काई बोलते हैं, काई A प्लस काई B इक्वल टू 1, यानी इस विलयन में 2 घटक हैं तो दोनों घटकों का जो मोल प्रभाज है उसका योग सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसमें हमको A का पता है 0.166 प्लस काई B इक्वल टू 1, तो XB मतलब काई B इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.166, यानी 1 से जो आपका काई A का मान है, पहले घटक का मोल प्रभाज है, उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे माइनस किए दे रहे हैं, ये है 1 और अपॉन में है, इसके घटाव में है 0.166, इसमें हम 0 0 0 मान सकते हैं। तो घटा देंगे, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 से 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा और ये 0 बच जाएगा। यानी ये कितना आएगा, तो काई B आएगा, यानी दूसरे घटक का मोल प्रभाज कितना आएगा 0.834, यानी पहले घटक का मोल प्रभाज कितना निकला 0.166 और दूसरे घटक का मोल प्रभाज क्या निकला 0.834, यानी दोनों घटकों के मोल प्रभाज का योग क्या होता है, 1 होता है। अगर 3 घटक होते तो तीनों घटकों के मोल प्रभाज का योग क्या हो जाता, 1 हो जाता। इस तरीके से आज हम लोगों ने विलयन की सांद्रता से संबंधित जितने भी पद थे उसको खत्म कर दिया है। इसके आगे की क्लास अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।